प्यारे बच्चों, आज हम लोग बातें करेंगे राष्ट्रपति जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टॉप मोस्ट पोस्ट है, सबसे बड़ा पद है संविधान में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का इलेक्शन भी एक अलग तरह से होता है। इस पोस्ट पर हल्का सा चर्चा करते हुए इनके इलेक्शन पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं ये राष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट पोस्ट से संबंधित थोड़ा सा पहचान, थोड़ा सा परिचय में। प्रेसिडेंट यूएसए का हो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का या इंडिया का हो, एक पहचान देगी। यूएसए संघात्मक व्यवस्था वाला स्टेट है, राज्य है, यानी वहां पर जो व्यवस्था किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूएसए का पोस्ट, प्रेसिडेंट पोस्ट जो है, उसके पास रियल अथॉरिटी होता है, वास्तविक सत्ता होता है। जबकि भारत के प्रेसिडेंट जो हैं, इनके पास रियल अथॉरिटी, वास्तविक सत्ता नहीं होता है। फॉर्मल अथॉरिटी या आप कहेंगे औपचारिक सत्ता, नॉमिनल अथॉरिटी, नामात्र की सत्ता होता है। रियली इनके पास पावर, शक्तियां नहीं, एक बड़ा डिफरेंस होता है। आइए भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बातें करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति, नॉमिनल अथॉरिटी, नामात्र की सत्ता इनके पास क्यों होता है। यूएस प्रेसिडेंट के जैसे रियल अथॉरिटी, वास्तविक सत्ता, ये पोस्ट पावरफुल, शक्तिशाली क्यों नहीं, इस पर भी बातें। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोस्ट की चर्चा कहां पर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है, आर्टिकल 50। इसी पोस्ट में बात की गई है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ठीक, यानी प्रेसिडेंट पोस्ट की चर्चा अंडर आर्टिकल 52 है। तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की जो बात की गई है, ये भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की जो चर्चा की गई है, इसी भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात किया जाए, अगर प्रश्न ये होता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस आर्टिकल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इस बात का उल्लेख है, इस बात को मेंशन किया गया, उल्लेख चर्चा है कि भारत के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा कहां है, आपका जवाब होगा आर्टिकल 52। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की जो बात की गई है, ये आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कहा गया है ऑल एक्सिक्यूटिव पावर्स इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंट पोस्ट, संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति पद में पाई जाती है। ये बात कहा गया है, संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति पद में होगी। ऑल एक्सिक्यूटिव पावर इंक्लूडेड इन प्रेसिडेंट पोस्ट, और प्रेसिडेंट पद में जो संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां होंगी, राष्ट्रपति स्वयं अपने अनुसार, अपने बुद्धि विवेक से, अपने मर्जी से उस शक्ति का यूज, प्रयोग नहीं कर सके। व्यवस्था क्या है, व्यवस्था यह दिया गया है अंडर आर्टिकल 74, कहा गया है कि हमारे देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, एक मंत्री परिषद होगी, जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड
प्राइम मिनिस्टर होगा। और समय समय से प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड है उसके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सलाह सहयोग किया जाएगा प्रेसिडेंट, और उनके अनुसार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसी सलाह के अनुसार कार्य करने की बात की गई। बट इंदिरा गांधी सरकार में 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42वां संशोधन, और उसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया गया करेगा, यानी बाउंडेड कर दिया गया। लेकिन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 44 अमेंडमेंट इन 1978 में व्यवस्था दिया कि प्रेसिडेंट को जो सलाह दिया जाएगा, एडवाइस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के थ्रू, उसको मानने के लिए बाउंडेड नहीं। प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक बार रिटर्न वापस कर सकता है विचार करने का, लेकिन विचार करने के बाद अगर पुनः कोई चेंजिंग परिवर्तन नहीं हुआ, उसी को फिर सलाह देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड पीएम, तो प्रेसिडेंट मानने के लिए बाउंडेड है, बाध्य। यानी फाइनली देखा जाए तो हमारे संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रियली पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड हेड पीएम को है। ये जो चाहेंगे, जैसा एडवाइस सलाह देंगे, उसी के अनुसार प्रेसिडेंट काम करेंगे। यानी रियली देखा जाए तो इससे प्रूफ होता है कि रियली पावर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में है, प्रेसिडेंट पोस्ट कैसा है, एक फॉर्मल पोस्ट है, एक नॉमिनल है, नाम मात्र का एक्सिक्यूटिव हेड है, कार्यपालिका का ये हेड है, बट नॉमिनल। अर्थात देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां से निकल कर आती हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या? नंबर फर्स्ट, प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रमुख होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट is a constitutional head तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, बट रियली इनके पास पावर नहीं। इसको आप एक चीज और बातें कहेंगे, राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होना है। ठीक है, the president is a head of executive in India। तो भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, लेकिन कैसा अध्यक्ष होता है? नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। ये नॉमिनल एक्सिक्यूटिव हेड, यानी ये नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष। एक्सिक्यूटिव हेड होता है, अध्यक्ष होता है, बट कैसा? ये होता है नॉमिनल हेड। तो ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष। क्यों नॉमिनल?
क्योंकि रियली पावर है पीएम के पास, और पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिकमेंडेशन होते हैं, जो अनुशंसा सिफारिश जाते हैं राष्ट्रपति के साथ, जनरली सामान्यतः बस उन्हीं को महत्व देता है, उन्हीं को करना है। बहुत नॉमिनल जिम्मेदारी है ये पोस्ट, जो नॉमिनल हेड कहा गया है, ये भी समझिए नॉमिनल हेड क्यों, क्योंकि बहुत थोड़ी सी जिम्मेदारी है नॉमिनल नाम मात्र की, जो अपने विचार, अपने दिमाग, अपनी इच्छा से करते हैं। वो किस तरह से? जैसे कभी भी हमारे कंट्री में लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सामान्य निर्वाचन कभी हमारे कंट्री में हुआ, और जस्ट आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के पश्चात अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी में नहीं आई, एक भी कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत में नहीं आई, तो ऐसे परिस्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को पावर होता है क्या? अपने बुद्धि विवेक से जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को चाहे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है। अपने बुद्धि विवेक से जिस किसी राजनीतिक दल के नेता को चाहे अपने बुद्धि विवेक से नियुक्त कर देगा प्रधानमंत्री। तो डिस्क्रिशनरी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन में है भारत के राष्ट्रपति को, स्वविवेकी शक्ति जो अपने विचार से निर्णय लेते हैं, बट इस तरह की शक्तियां थोड़ी सी नाम मात्र नॉमिनल है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन होना चाहिए तभी प्रेसिडेंट को ये पावर होगा। सिचुएशन यही है कि कभी भी जनरल इलेक्शन लोकसभा का होता है, कभी भी हमारे देश में राष्ट्रपति का सामान्य निर्वाचन हुआ, और आफ्टर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के पश्चात, लोकसभा के लिए इलेक्शन के पश्चात जब किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं होता है, तो राष्ट्रपति को यह स्वविवेक होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेकी शक्ति है कि अपने मर्जी से जिसको चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नियुक्त कर दे प्रधानमंत्री। बट जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी फुल मेजॉरिटी में होती है, तब फुल मेजॉरिटी वाले पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड होता है, तब कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। तो ये सिचुएशन होना चाहिए तभी इनको होगा। फॉर एग्जांपल आप याद कीजिए 2014 में जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट थे, एक कांग्रेसी थे, नाम क्या था? प्रणब मुखर्जी साहब। और 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ा पराजय मिला और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेसी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब ने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर पद पर नियुक्ति के लिए ऑफर नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब को यह बात पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें राइट नहीं है ऐसा करने का। तो जिस किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, उसी के पार्टी के नेता को अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो उसी पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड होगा, बाध्य होगा, अगर पूर्ण बहुमत में कोई पार्टी। और ऐसा ही किया प्रणब मुखर्जी साहब ने। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, एनडीए उनके सहयोगी लेकर भी, स्वयं पार्टी बीजेपी भी पूर्ण बहुमत में, उनके नेता नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट कर दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखा, इस तरह की सिचुएशन, परिस्थितियां थोड़ी सी नॉमिनल है। जैसे कहा जाए बीटू में जेबी बीटू, जो अपने विवेक से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की शक्तियां थोड़ी सी हैं, जनरली नहीं है, सामान्यतः नहीं है, थोड़ी सी नाम मात्र की नॉमिनल। इसलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल अथॉरिटी या नॉमिनल हेड इनको मानते हैं। वास्तव में ये पावर शक्तियां, सामान्यतः पावर शक्तियां किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब समझ गए होंगे, इस कारण से नॉमिनल हेड करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट के लिए और बातें कही जाएंगी। प्रेसिडेंट के लिए ये भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है।
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और प्रथम नागरिक से मतलब है पद क्रम सीक्वेंस में, क्रम में देखा जाए तो प्रथम नागरिक के से मतलब है क्रम के संदर्भ में। क्रम के संदर्भ में इसका मतलब है। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट is a first citizen of India। और ये आप कहेंगे कि सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस वरीयता क्रम कहें तो प्रेफरेंस के संदर्भ में इसे माना जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस। तो ये आप बल्कि इसको भी और सुधार लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। वरीयता क्रम के मामले में, ठीक है। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ये है, भारत के प्रथम नागरिक इनको कहा गया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आइए हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बातें करते हैं। प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, सैलरी कैसे, मेनली देखना है इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से। टर्म कार्यकाल, प्रेसिडेंट के टर्म कार्यकाल की बात किया जाए तो ये होता है 5 इयर्स, 5 वर्ष, ठीक है। अब हम लोग बातें करें इनकी सैलरी, वेतन की बात करें तो ये होता है 5 lakhs और ये पर मंथ 5 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन होता है। और इनका वेतन जो होता है ये 5 लाख रुपए चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि पर भारित होता है इनका वेतन। और संचित निधि पर भारित से मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। ऑन पोस्ट ये पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक। कोई चेंजिंग, वेतन लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, वेतन बढ़ाने की बात, उनके वेतन कम करने की बात नहीं की जा सकती। और कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज संचित निधि पर भारित से मतलब होता है नॉन वोटेबल होता है, यानी मत निरपेक्ष होता है, मतदान की बातें नहीं होती। कोई चेंजिंग पोस्ट पर रहते हुए ये अलाभकारी नहीं होगा। नॉन बेनिफिशियल चेंजिंग सैलरी से संबंधित नहीं होगा। ऑन पोस्ट पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन इनके पद पर रहते कोई वेतन में नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा। आगे देखें हम लोग, तो अब हम लोग बातें करेंगे इनके लिए प्रेसिडेंट पोस्ट से संबंधित इनकी योग्यता की बातें करें। तो आइए देखा जाए,
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात किया जाए तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन, प्रथम योग्यता है, यह है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। He should be a citizen of India। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन की बात नहीं की गई है, भारतीय मूल की बात नहीं की गई है, इंडियन सिटीजन की बात की गई। ठीक, यूपीएससी या सिविल सर्विस आईएएस में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के क्वालिफिकेशन में, योग्यता में कौन सी योग्यता नहीं आता। ठीक, और उसमें यही सही था, ओरिजिन ऑफ इंडिया, ये पूछा गया प्रश्न। बाकी जो योग्यताएं दी गई थी वो सभी वही थी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है। तो ये ध्यान देना है, इंडियन सिटीजन यहां रिक्वायरमेंट है, नॉट ओरिजिन ऑफ इंडिया। भारतीय मूल होना भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट पोस्ट के क्वालिफिकेशन योग्यता में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, कम से कम 35 वर्ष की उम्र, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। At least 35 years age should be completed। तो कम से कम 35 इयर्स, 35 वर्ष का एज कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जब नॉमिनेशन हो रहा हो उस समय 35 इयर्स का एज उसके पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सेकंड क्वालिफिकेशन है, ये दूसरी योग्यता। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है लोकसभा का सदस्य। थर्ड क्वालिफिकेशन, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। He should be, he she जो भी कहिए,
should be qualified for election of president, sorry, election of members of लोक सभा। तो ये योग्यता है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य। यहां मतलब जैसे फर्स्ट मैंने बताया सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात, सेकंड मैंने बताया कि ये यहां पर 35 वर्ष का उम्र पूर्ण। ये ध्यान दीजिएगा, जो भारत के नागरिक की बात की गई है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है। हमारे यहां नागरिक हो, जन्म कहां हुआ है ये जरूरी नहीं है जानना। ये कंपलसरी नहीं है कि भारतीय नागरिक कोई जो राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए भारत में जन्म होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाउंड नहीं किया गया है कि बर्थ प्रेसिडेंट पोस्ट के कैंडिडेट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए बर्थ इंडिया में हो, ये रिक्वायरमेंट नहीं। बट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था दिया गया है, यूएसए के लिए व्यवस्था है कि प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएसए का बर्थ होना चाहिए। सिर्फ सिटीजन की बात नहीं, बर्थ होना चाहिए, ये डिफरेंस है। बाकी आपने देखा एटलीस्ट 35 ईयर से कंप्लीट हो, सिंपल सी बात है, इससे कम ना हो, कोई कितना हो विद्वान हो, और 35 ईयर से कम एज है, बिलो 35 ईयर्स है, उसके लिए योग्य नहीं होगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, इसका मतलब समझिए। दरअसल इंडिया का प्रेसिडेंट जो होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है लोकसभा से, ठीक। और इसी कारण से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य नहीं दिया गया है। क्वेश्चन ये भी होता है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता की बात क्यों नहीं की गई है, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता क्यों नहीं। प्रेसिडेंट में देखा जाए तो ऐसी बातें नहीं। दरअसल देखा जाए प्रेसिडेंट का रैंक वाइस प्रेसिडेंट, दरअसल देखा जाए तो प्रेसिडेंट के लिए जो लोकसभा का सदस्य की बात की गई है, इमरजेंसी जो अनाउंस होता है बाय प्रेसिडेंट, और इमरजेंसी को समाप्त करने का पावर राज्यसभा को नहीं। इमरजेंसी को समाप्त करना है तो ये पावर लोकसभा को ही सिर्फ दिया गया है। मेजॉरिटी भी कितनी, सिंपल मेजॉरिटी से अगर लोकसभा से पास हो गया, इमरजेंसी समाप्त करने की प्रस्ताव आया और साधारण बहुमत से सिर्फ लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने बस पास हो गया, सिग्नेचर की कहानी खत्म हो गई, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म। लोकसभा में देखा जाए तो अनेक मामलों में देखें तो डायरेक्टली जो मैंने ये बताया कि नेशनल इमरजेंसी अनाउंस होता है बाय प्रेसिडेंट और उसको समाप्त करने का पावर लोकसभा राज्यसभा दोनों को नहीं, सिर्फ राज्यसभा को नहीं बल्कि कहेंगे सिर्फ लोकसभा। अर्थात इसी प्रकार से देखें तो विभिन्न मामलों में डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का लोकसभा से, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का नहीं, बस वहीं तक है। इस प्रकार से देखा जाए इन्हीं कारणों से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की बात की है। इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि लोकसभा का सदस्य जो होगा, जो इलेक्टेड होगा, वही प्रेसिडेंट का इलेक्शन चुनाव लड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये फॉर्मेलिटी है और इस फॉर्मेलिटी का रिलेशन क्यों है ये मैंने आपको बताया। कभी भी नेशनल इमरजेंसी अनाउंस हो बाय प्रेसिडेंट बट उसको समाप्त करने की बात हो तो ये पावर लोकसभा को ही है, राज्यसभा को। ऐसे बहुत सारे अवसर, इन कारणों से देखा जाए तो इन्हीं कारणों से ये बातें इनको दी गई है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए ये फॉर्मेलिटी का भी रिलेशन। इसी प्रकार से देखें
तो फोर्थ योग्यता की हम लोग बात किया जाए, फोर्थ योग्यता, फोर्थ क्वालिफिकेशन ये में देखें तो ये कहेंगे नो एनी प्रॉफिट पोस्ट। किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो या किसी लाभ के पद को धारण न करता, नो एनी प्रॉफिट पोस्ट। सबसे पहले हम लोग ये समझें व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट पोस्ट। लाभ का पद क्या होता है, इसको हम लोग क्लियर करें, समझते चलना भी जरूरी है। देखिए प्रॉफिट पोस्ट लाभ के पद की जो बात की गई है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, उसको समझ। प्रॉफिट पोस्ट, लाभ का पद, प्रॉफिट पोस्ट लाभ के पद का चर्चा जो हमारी कंट्री में हुआ करता था। ये प्रॉफिट पोस्ट लाभ के पद का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें डिसाइड किया, निर्धारित किया, आप सभी जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट डिसीजन देता है, सुप्रीम है जुडिशरी के मामले में, टॉप है, और इसी कारण से उसके दिए गए जजमेंट, उसके दिए गए ऑर्डर, डायरेक्शन जो होते हैं, जो भी ऑर्डर जजमेंट डिसीजन होते हैं, वो लॉ कानून माने जाते हैं। तो मैं उसी की चर्चा करने चल रहा हूं कि प्रॉफिट पोस्ट लाभ के पद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट डिसीजन में प्रॉफिट पोस्ट के लिए दो क्राइटेरिया डिसाइड किया। नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया कि पद जो हो वो स्थायी हो, ठीक है, पद कैसा हो, स्थायी। तो परमानेंट पोस्ट, स्थायी पद, परमानेंट पोस्ट। तो नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया स्थायी पद, पोस्ट परमानेंट हो, और नंबर सेकेंड निश्चित वेतन, वेतन निश्चित वेतन मिलता हो, यानी एक सर्टेन सैलरी की जो बात की गई है, एक डिसाइडेड सैलरी, एक निश्चित वेतन की बात की गई। तो आइए देखते हैं पोस्ट अस्थायी पद से मतलब क्या है। जैसे आप प्राइवेट किसी कंपनी में बड़े से बड़े पोस्ट पर, बहुत बड़ा पैकेज, लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा, लेकिन माना कि आप जनरल मैनेजर हैं किसी कंपनी में, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन माना कि आपसे योग्य व्यक्ति कंपनी के प्रोडक्टिविटी के लिए आपसे ज्यादा एलिजिबल पर्सन मिल गया कंपनी के ऑनर। कंपनी का ऑनर क्या करता है, आज ही बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए, आज ही आपको छुट्टी दे दिया और सडनली तुरंत अकस्मात एक नियुक्ति कर लिया आपकी छुट्टी, यानी पोस्ट आपका परमानेंट नहीं है। आज है प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में, आज ही छुट्टी हो सकता है, कल छुट्टी हो सकता है, यानी आपके पोस्ट जो सर्विस का नेचर क्राइटेरिया है वो पोस्ट परमानेंट नहीं है, पद आपका माना जाएगा स्थायी नहीं। समझ गए। पब्लिक सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में जो पोस्ट होता है वो परमानेंट होता है। और देखिए आपको एविडेंस में दे दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल होता है, आर्टिकल 311, ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल 311 में सर्विस सिक्योरिटी की बात की गई है,
ये सर्विस सिक्योरिटी, यानी हिंदी में कहेंगे सेवा सुरक्षा की बात किया गया। तो अनुच्छेद 311 में सेवा सुरक्षा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस सिक्योरिटी की बात की है। वो क्या है सर्विस सिक्योरिटी? कोई भी पोस्ट पर कोई पर्सन अपॉइंट किया गया है, उसको हटाएगा कौन? रिमूव करने, पोस्ट से हटाने की जो व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है उस पदाधिकारी के लिए, या तो वह हटाएगा या उसके पैरेलल कोई ऑफिसर या उनसे बड़ा जो ऑफिसर होगा, एम्प्लॉयर नियोक्ता जो है उनसे बड़ा ऑफिसर वो हटाएगा। एम्प्लॉयर नियोक्ता से छोटा पदाधिकारी, छोटा ऑफिसर नहीं हटाएगा। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, जब कभी भी हटाया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा डिसमिसल, तो उसमें रीजन, कारण भी शो करना जरूरी है, किन कारणों से ये डिसमिसल ऑर्डर हो रहा है। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट समझिए सिक्योरिटी में क्या है। उस पर्सन, जिस पर्सन के अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने, नियोक्ता ने डिसमिसल ऑर्डर किया है, पद से हटाने का आदेश दिया है, उसको कारण भी बताएगा और उस व्यक्ति को अवसर भी देगा, अपना पक्ष रख सकता है। ये सारी सुविधाएं प्राइवेट सेक्टर में नहीं। इतनी सारे अवसर दिए गए हैं और इस प्रकार से आप देखते होंगे एक प्यून को भी क्लास 1 अफसर अगर सस्पेंड करने, हटाने की बात सोचता है तो आसान काम नहीं होता। सस्पेंशन तो चलिए, डिसमिसल आसान काम नहीं। इन्हीं सारे अधिकार जो उसको मिले हैं अंडर आर्टिकल 311 में, इन्हीं अधिकारों के तहत अगर गलत एक्शन लिया गया है तो कोर्ट में पहुंचकर अपने अधिकार को प्राप्त कर लेता है। और इन्हीं कारणों से माना गया है कि गवर्नमेंट जो पोस्ट होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 311 के अकॉर्डिंग सर्विस सिक्योरिटी, सेवा सुरक्षा की व्यवस्था है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। और इन्हीं कारणों से जितने भी पब्लिक सेक्टर के पोस्ट हैं, जो भी सरकारी क्षेत्रों के पद है, सरकारी जो पद है गवर्नमेंट पोस्ट, उसमें कहा जाता है कि परमानेंट होता है पोस्ट, पद अस्थायी। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। अब आइए सर्टेन सैलरी की जो बात की गई है, एक निश्चित वेतन की बात की गई है, वेतन भी निश्चित। ये दो नेचर होना चाहिए। आप क्लर्क हैं, निश्चित है वेतन कितना होगा, इंस्पेक्टर है निश्चित है, प्यून है निश्चित है, आईएएस आईपीएस है निश्चित है। ठीक, ये दो नेचर किसी पोस्ट के पास होता है। नंबर फर्स्ट, पोस्ट परमानेंट स्थायी हो, और नंबर सेकंड क्या हो, एक निश्चित वेतन मिलता होना चाहिए। दो नेचर किसी पोस्ट में है, बस उस पोस्ट को कहेंगे। वो पोस्ट कैसा है? प्रॉफिट पोस्ट है। वो पद कैसा है? वो है लाभ का पद। तो जब कभी भी ऐसा कोई पर्सन किसी लाभ के पद पर, प्रॉफिट पोस्ट पर है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो नॉमिनेशन से पहले उसे अपने पोस्ट से रिजाइन करना होगा, त्याग पत्र देना होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट डिसीजन में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनको प्रॉफिट पोस्ट, लाभ का पद नहीं माना, जैसे प्रेसिडेंट, इसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट, इसी प्रकार से देखा जाए पार्लियामेंट के मेंबर, इसी प्रकार से गवर्नर एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डिसीजन में ये माना गया है कि ये लाभ के पद नहीं होते। तो इनमें से किसी पद पर हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, गवर्नर पोस्ट पर हैं, राज्यपाल है, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने से पहले आपको गवर्नर पोस्ट से रिजाइन देने की जरूरत नहीं। लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ऐसे किसी पोस्ट पर यानी मिनिस्टर हैं, तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं। हाँ, इलेक्टेड हो गए तब रिजाइन करेंगे। अगर इलेक्टेड नहीं हुए, हार गए, आपका पहले वाला पोस्ट मेंटेन रहेगा। लेकिन माना कि आप प्रॉफिट पोस्ट पर हैं, आप सरकारी किसी पद पर हैं, आप आईपीएस हैं, आईएएस हैं, किसी राज्य में पीसीएस ऑफिसर हैं, पीपीएस हैं, किसी पोस्ट पर हैं, यानी परमानेंट पोस्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पोस्ट को रिजाइन करेंगे। चुनाव जीत गए तो ठीक है,
हार गए तो आपका सरकारी पद पहले ही हार चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं। यह है ट्रैफिक पोस्ट के लिए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन से पहले त्यागना होगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की योग्यता में लाभ का पद न होने की बात की गई है, लाभ का पद होना ये रद्द किया गया। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति पद की योग्यता की बातें किए। अब आइए हम लोग इलेक्शन से संबंधित आगे बातें करते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 54। अंडर आर्टिकल 54 व्यवस्था दिया गया है और इसमें व्यवस्था दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात होती है तो आर्टिकल 54। आपसे पूछा गया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है, डिस्कस किया गया है, चर्चा है, कहां पर? 4 आर्टिकल दिया होगा, आपका जवाब आर्टिकल 50। सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात। लेकिन अगर आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति तरीका, तो ये है आर्टिकल 55, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये कंफर्म होना है, ये आर्टिकल 55 मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें कहा गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या कहेंगे विधि। ठीक है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, मेथड क्या है उसका, विधि क्या है, रीति क्या है, अगर प्रश्न आपसे होता है तो आपका जवाब आर्टिकल 54 नहीं, आर्टिकल 55 मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात। मेथड में कैसे है, क्या बातें, इस पर बातें करें। तो आइए राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो बात की गई है उसके लिए इलेक्टोरल बोर्ड की बात की गई है। अंडर आर्टिकल 54 इलेक्टोरल बोर्ड निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कैसे है, इनकी बातें। ये निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की बात की गई। इलेक्टोरल बोर्ड, इलेक्टोरल बोर्ड या इलेक्टोरल कॉलेज, ये ध्यान रखना है। ठीक है? इसको इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल बोर्ड है, निर्वाचन मंडल, उसके बारे में बात करें। देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होता और प्रत्यक्ष होता है। उसमें वोटर जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम आप जैसे सामान्य लोग नहीं। जो इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर होते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल बोर्ड, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड के जो मेंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के जो सदस्य, मात्र वही वोट करते हैं और कोई नहीं। इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर कौन होते हैं, इन पर अब आप लोग बातें करें। तो इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नंबर फर्स्ट होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
इलेक्टेड मेंबर्स of both houses of the पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अब संसद के दोनों सदन का मतलब समझ गए, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सदनों के सदस्य वर्ड नहीं है, वर्ड है निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान देने की बात है। ये दिया गया है इलेक्टेड मेंबर, ऑल मेंबर्स की बात नहीं की गई। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन भी हुआ करते थे, बट ये समाप्त हो गया 2020 से। ठीक, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। आज लोकसभा के सभी मेंबर 543 मेंबर ये इलेक्टेड है टोटल। लेकिन राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, 245 सदस्य, जिसमें 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, यानी 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल बोर्ड। राज्यसभा के 12 सदस्य जो हैं मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, वो इस इलेक्टोरल बोर्ड में शामिल नहीं किए गए हैं, इसके सदस्य नहीं होते, ये ध्यान देना है। तो दोनों सदन के सदस्य कैसे सदस्य? जो निर्वाचित हैं, बस वही इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर होंगे। निर्वाचन मंडल के सदस्य अन्य नहीं, सभी हैं। नेक्स्ट देखें सेकेंड पॉइंट, इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर और कौन होंगे? द इलेक्टेड मेंबर of legislative, the elected members of legislative assembly, of legislative assemblies of states, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहां सबसे पहले यह ध्यान देना है कि स्टेट हमारे कंट्री में कुछ ऐसे हैं जहां बाई कैमरल प्रोविजन, 2 सदनी व्यवस्था है। 2 सदन कौन? एक लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, और अपर हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा और केंद्र में लोकसभा, लोकसभा में मैंने अभी बताया 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे बाई प्रेसिडेंट। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान और एक्सपीरियंस, अनुभव, इन क्षेत्रों में 4 क्षेत्र जो बताए हैं, इन्हीं क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्ति गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते थे, बट ये समाप्त कर दिया गया। और उसी के साथ सिर्फ लोकसभा से ही एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट व्यवस्था सिर्फ लोकसभा में समाप्त नहीं, राज्यों के विधानसभाओं में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में 1 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नर हुआ करते थे। एक आंग्ल भारतीय राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। यह भी समाप्त कर दिया गया विधानसभा में। तो विधानसभा तो खैर ठीक है, सभी निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार से विधान परिषद में इलेक्टेड भी है, नॉमिनेटेड, बट विधान परिषद की बात ही नहीं। आप समझ गए होंगे। तो राज्यों में भी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसके इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर होते
इलेक्टोरल बोर्ड के नेक्स्ट मेंबर थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट होते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ the elected members of legislative assemblies of the elected members of legislative assemblies of union territories और कौन से यूनियन टेरिटरीज? एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो एक तो हो गया टेरिटरी दिल्ली, नेक्स्ट कौन? पुदुचेरी, और नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। The elected members of legislative assemblies of union territories, और यूनियन टेरिटरीज डिसाइड है, फिक्स है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। आप जानते होंगे अदर यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। तो ये नहीं कि ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अदर में नहीं, ठीक है। तो जहां नहीं है उनकी बात नहीं, तीन ही में है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिया। हिंदी में आप कहेंगे संघ राज्य विधानसभाओं, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन से संघ राज्य? दिल्ली, पुदुचेरी, और जम्मू एंड कश्मीर। ये तीन संघ राज्य हैं। ठीक, इनके जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य एमएलए वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इलेक्टोरल बोर्ड का मेंबर जो दिया गया है व्यवस्था, इनसे संबंधित प्रश्न कौन होंगे, कैसे होंगे, इनको भी समझना। प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर्स, निर्वाचन मंडल के सदस्य, इनमें से कौन नहीं होते हैं। देखिए इसमें इस प्रकार से दिया जाएगा, द इलेक्टेड मेंबर्स, the elected members of लोकसभा, लोकसभा हिंदी होगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। डी हिंदी होगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। और नेक्स्ट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हिंदी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और नेक्स्ट होगा इसको ऐसे काम चला लेंगे, ये होगा द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और नेक्स्ट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा
इनमें से कौन इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर नहीं होते? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर कौन नहीं होते? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य इनमें से कौन नहीं होते? ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा डी। अभी तक जो समझे हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर आपने देखा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य और संघ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बात मैंने किया लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग बातें करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के आगे मेथड। तो उसमें हम लोग और भी बातें कर लें इस प्रकार से। ये है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए नामांकन। नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इस पर हम लोग बातें करें तो राष्ट्रपति पद के इलेक्शन निर्वाचन के लिए जो नॉमिनेशन की बात की गई है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जो नॉमिनेशन होगा उम्मीदवार का, कैंडिडेट का, उसके लिए प्रोपोजर की जरूरत है, प्रस्तावक की जरूरत है। तो ये होते हैं प्रोपोजर्स यानी प्रस्तावक। सबसे पहले हम लोग प्रोपोजर की बात करें, प्रस्तावक। प्रोपोजर्स और प्रोपोजर की जो बात की गई है, ये प्रोपोजर की बात की गई है कितने? 50 और 50 होंगे प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन में कैंडिडेट प्रत्याशी को नाम को जो प्रपोज करने वाले होंगे, प्रस्ताव लाने वाले, ये 50, ये हम आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होंगे। कौन होंगे ये 50? मेंबर ऑफ इलेक्टोरल बोर्ड। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं, इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर हैं, मात्र वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उम्मीदवार के नाम का यानी कैंडिडेट के नाम को प्रपोज करेंगे, प्रस्ताव करेंगे। एटलीस्ट 50, इनसे अधिक हो चलेगा। 51, 55, 60, 70 ठीक है। 49, 48, 30, 35 नहीं चलेगा। ये नाम को प्रपोज करेंगे, नाम को प्रस्ताव लाएंगे जो राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ना चाहते। अब आगे बात करते हैं, ये होंगे अनुमोदन। इंग्लिश में इन्हें कहेंगे सेकेंडस, और इनकी भी संख्या दी गई है, कितने होंगे? 50। एटलीस्ट 50 जो समर्थन करेंगे, सपोर्ट, अनुमोदन करेंगे। हाँ, ये राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए बस ये योग्य व्यक्ति, ये प्रस्ताव नहीं लाने, उनको सपोर्ट करेंगे। ये भी एटलीस्ट 50 से अधिक हो अच्छी बात है, कम ना, एटलीस्ट। ये कहना उचित नहीं है कि 100 होना चाहिए। 100 अगर इस तरह से कर दे रहे हैं तो संभव है यहाँ 80 हो, यहाँ 20 हो, 100 तो हो गए, बट 80 तो सही है, ये बिलो 50 हो गया। 20 का मतलब बिलो 50, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा, कैंसल कर। तो समझ गए, एटलीस्ट 50 और मोर ये प्रपोज करने वाले नाम को
और कम से कम 50 या इससे अधिक नाम को समर्थन देने वाले। क्लियर? अब आइए हम लोग बातें करते हैं जमानत राशि। सिक्योरिटी डिपॉजिट और जमानत राशि की व्यवस्था कितनी है, ये व्यवस्था दिया गया है 15,000। ये 15,000 रुपीज जमानत राशि। और ध्यान दीजिए, अगर कैंडिडेट ये जमानत राशि किनके लिए, ये जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है किनके लिए, SC ST के लिए। ये जमानत राशि है कितना, ये जमानत राशि दिया गया है और ये दिया गया है 5,000। और ये 5,000 जो रुपये दिए गए ये किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जनजाति। इनके लिए। तो अगर प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कैंडिडेट उम्मीदवार इन कैटेगरी से आता है, शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब, SC है या ST है, तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमानत राशि 15,000 नहीं जमा करना होगा। कितना करना होगा, 5,000 ओनली। कल को आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट SC कैंडिडेट या ST के लिए कितना, कंफर्म नहीं। एक्सेप्ट SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अतिरिक्त अलावे जो भी प्रत्याशी होंगे उम्मीदवार, OBC हो, जनरल किसी कैटेगरी में, उनके लिए है 15,000 ये जमानत राशि। एक बात और समझ, अगर टोटल वैलिड वोट का ये 1/6 वोट्स ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 1/6। ठीक है, इतना मत प्राप्त करना जरूरी है, एटलीस्ट कम से कम। तो वैध जो मत है, वैलिड वोट्स, अगर उनका 1/6 पाया है या इनसे अधिक, तो भले ही वो उम्मीदवार और प्रत्याशी हार गया, पराजित हो गया, बट उसके सिक्योरिटी जो अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 या SC ST है तो 5,000, वो क्या होगा, वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन टोटल वैलिड वोट का 1/6 से कम पाया, यानी 1/7 पाया, 1/8 पाया, 1/10 पाया, 1/11, 12 कम पाया, तो ऐसे परिस्थिति में उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी कैंडिडेट, किसी उम्मीदवार को जमानत राशि जब्त होने, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफीचर से बचने के लिए एटलीस्ट कम से कम कितना वोट अचीव करना, प्राप्त करना जरूरी है। आपका जवाब क्या होगा, 1/6 ऑफ टोटल वैलिड वोट, यानी कुल वैध मतों का 1/6 कम से कम प्राप्त करना जरूरी। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपने देखा नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन के बाद अब हम लोग बातें करें
कि प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कैसे होता है। देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन में हम लोग बातें करें तो प्रेसिडेंट एक ऐसा पोस्ट होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत द्वारा ये निर्वाचित होता है। यानी राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड by indirect president elected by indirect representative proportional single transferable वोट। ठीक है। तो ये कल संक्रमणीय मत पद्धति आप देखिए इनडायरेक्ट सेंस में, क्योंकि हम सभी के लिए व्यवस्था नहीं है, जो इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। पहले ही मैंने बताया था, इन्हीं कारण से इसको इनडायरेक्ट कहा गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व सही मायने में देखा जाए तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आनुपातिक तो नहीं है, वोटों के मामले में आनुपातिक है। क्यों आनुपातिक नहीं है? क्योंकि अनुपातिक प्रोपोर्शनल के लिए जरूरत होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि पदों की बहुलता, बहुल पद, एक पद पर चुनाव न हो, एक से ज्यादा पद, वही पर होता है। और किस तरह से जो वोट परसेंटेज मिलते हैं उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनल में उसे सीट मिलते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। इसलिए आलोचक क्रिटिसाइज करने वाले जो हैं, जो आलोचना करने वाले इस व्यवस्था का, वो ये मानते हैं कि यहां पर इसका यूज, इसका प्रयोग, इसकी उपयोगिता नहीं है। पद जो राष्ट्रपति का है हमारे संविधान में एक ही है, एक पद के निर्वाचन की बात है, इसलिए ये प्रोपोर्शनल अनुपातिक नहीं। बट वो वोटों की बात है, वहां पर प्रोपोर्शनल अनुपातिक है, ये माना जाएगा। और इस प्रकार से देखें तो राष्ट्रपति के लिए आगे जो व्यवस्था किया गया है वो ये व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए जो वोट होते हैं वो उनके वैल्यू अलग अलग है, उसके जो अनुपातिक की जो बात की गई है उसके मूल्य अलग अलग है। तो मत मूल्य किस तरह से है और किस तरह से निकाला जाएगा, हम उसकी बात करते हैं। आइए देखा जाए, वोट वैल्यू ऑफ एमएल, ये होगा वोट वैल्यू ऑफ एमएल।
एमएलए, मैंने शॉर्ट में लिखा, समझ ही गया होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का मत मूल्य और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने फार्मूला डिसाइड किया। फार्मूला क्या है उसको समझते हैं। फार्मूला इस प्रकार से, राज्य की कुल जनसंख्या, किसी भी राज्य के एमएलए का, किसी भी राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है, कोई भी राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है, उसके लिए फार्मूला यही है। और फार्मूला क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की राज्य की कुल जनसंख्या जिस किसी राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य की कुल जनसंख्या, और डिवीजन होगा कैसे? टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, इलेक्टेड, इसको बल्कि ऐसे कहिए, टोटल इलेक्टेड एमएलए तो ज्यादा अच्छा होगा। टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, राज्य के कुल निर्वाचित एमएलए, ठीक है, राज्य के कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य मल्टीप्लाई होगा 1/1000। और देखिए कमीशन आपसे यहां क्वेश्चन कैसे गलत कराता है। फॉर्मूले में जब आपसे पूछा जाएगा तो दे देगा यहां पर ए बी सी डी ऑप्शन, यहां दे देगा टोटल इलेक्टेड एमएलसी, हो गया गलत, या सब कुछ सही दिया, मल्टीप्लाई यहां दे दिया, एक जीरो बढ़ा दिया 10,000। यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस में जो क्वेश्चन पूछा है ऐसे ही गलत कराता है। तो किसी ऑप्शन में सब कुछ सही, एक जीरो बढ़ा दिया, आप एग्जाम हॉल में वैसे ही प्रेशर में होते हैं, ध्यान नहीं दिए और कौन सही है आप उसी को सही मान, हो गया। इस प्रकार से कहीं पर दिया है इलेक्टेड बट एमएलए नहीं, एमएलसी कर दिया, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित नहीं, गलत हो गया। इस तरह से गलतियां कराई जाती हैं। तो एक एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आपके सामने है, इसी फार्मूले से निकाला जाता है। अब एक एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझना है, तो आइए देखते हैं उसको। वोट वैल्यू ऑफ एमपी, ऑफ एमपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एमपी का मतलब समझ ही गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद के मत का मत, यह एमपी के मत का मत, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहां पर कहेंगे सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य, ये फार्मूला होगा, सभी राज्यों के कुल एमएलए
विधायक का, ये कुल एमएलए का मत मूल्य का कुल मत मूल्य कई तो ज्यादा अच्छा हो और क्लियर होगा। सभी राज्यों के कुल एमएलए का चलेगा, कुल एमएलए का मत मूल्य यही रखिए, इससे भी क्लियर हो गया। ठीक है, अपान हो गया है, इंग्लिश में इसको देख लें, टोटल वोट वैल्यू, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। ठीक है, और नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों, या सीधे शॉर्ट में ऐसे लिखिए, सभी निर्वाचित सांसद, सभी निर्वाचित सांसद यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं, ऑल इलेक्टेड एमपीस, ये हो गया फार्मूला। यहां देखिए मल्टीप्लाई की, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था दिया गया है वोट वैल्यू के लिए निकालने के लिए। तो एक एमपी का वोट वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन खूब फार्मूला से रिलेटेड खूब है। अब आइए हम लोग बातें करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कोटा में, ये है चुनाव कोटा, इसके लिए भी फार्मूला है, चुनाव कोटा या इलेक्शन कोटा। इलेक्शन कोटा, और इसके लिए फार्मूला दिया गया है कुल वैध मतों की संख्या कुल वैध मतों की संख्या अपॉन 2 प्लस 1, ये फार्मूला है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 80 लाख, 80 लाख में 2 का डिवीजन देंगे कितना होगा, 40 लाख, प्लस 1 40 लाख एक। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से ये चुनाव कोटा है, कुल वैध मतों, सॉरी ये मतों की बात की है, ये स्टेट की बात नहीं है। तो चुनाव कोटा निकालने के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो बात है, वहां पर टोटल जो वैलिड वोट हैं उसमें 2 का भाग देंगे प्लस 1। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड होने के लिए टोटल वैलिड वोट का, कुल वैध मतों का आधा से 1 वोट पाना जरूरी है। ठीक, अब हम लोग बातें करेंगे वोटिंग कैसे होता है, मतदान कैसे होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसकी बात करेंगे। तो आइए देखा जाए मतदान किस प्रकार से होता है, इनकी बातें करेंगे। वोटिंग, मतदान, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग मतदान की बात किया जाए तो मैंने अभी बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग की बात है, उसके लिए एक चार्ट में आपको समझाना होगा और लंबा टाइम जाएगा, इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वोटिंग की जो बात है वो अगले वीडियो में मैं बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो अगर वोटिंग की बात करें, फिर वोट काउंटिंग की बात करें, मतगणना, ये सभी बातें करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-2.5 घंटे का होगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं ये वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, ये सभी बातें नेक्स्ट वीडियो आज यहीं तक। थैंक यू।